हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट को पढ़ रहे हैं और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। इन सर्किट्स को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। हमें ये पता है कि दुनिया में हर एक जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ ना कुछ उसके पास मास है, कुछ ना कुछ मैटर है, मैटर से बना हुआ है। और जो मैटर है ये किससे बनता है? ये या तो इसके पास कुछ प्लस चार्ज होता है जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं, या कोई नेगेटिव चार्ज होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं, या फिर कोई न्यूट्रल चार्ज भी होता है। साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो चार्ज होता है, चार्ज ये माइनस से प्लस की ओर मूव करता है। माइनस को क्यों? मतलब ये देने वाला है, तो इसका तो जो इलेक्ट्रॉन है इसके तो कम हो रहे हैं ना, और ये प्लस है यानी कि ये लेने वाला है। इस तरीके से हमें पता होता है, राइट? आगे देखेंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं कहूँ भार, वेट, भार का यूनिट आप बोल देते हैं केजी है। उसी तरीके से ये जो चार्जेस होता है, चार्ज, इसका यूनिट भी तो कुछ होगा और इसको हम बोलते हैं क्या? कूलाम्ब। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जैसे भार का यूनिट केजी है, उसी तरीके से चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलाम्ब होता है। अब एक चीज ये समझो, जैसे ये एक कोई रॉड है, देखो, ठीक है, कोई रॉड है, इसमें रॉड कोई ना कोई मैटर से तो बनी हुई है, तो इसमें कुछ ना कुछ चार्जेस तो होंगे। तो ये जो चार्ज है, ये बात समझ में आ रहा है? ये जो चार्ज है इसको हम क्या बोलते हैं? ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और जब ऐसे ही 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो हम उनको एक कूलाम बोल जाते हैं। मतलब एक बंडल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कूलाम। जैसे हम कहेंगे एक दर्जन में कितने केले होते हैं? 12 केले होते हैं। बात समझ में आ गया? उसी तरीके से एक कूलाम में 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अब एक-एक इलेक्ट्रॉन तो हम गिनने से रहे। इस वजह से हमने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन्स को हम पैकेट्स में गिनने लगे। ये जो पैकेट है, उस पैकेट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6.24 इंटू 10⁻18, और ये इस पैकेट को हमने बोलने लग गए कूलाम्ब। तो ये बताओ कूलाम्ब है क्या? इलेक्ट्रॉन ही तो है, और इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज है। तो कूलाम्ब किसकी यूनिट हुई? चार्ज की ही तो एक यूनिट हुई। हाँ या ना? जैसे हम 1 किलोमीटर में 1000 मीटर गिनने लग जाते हैं, उसी तरीके से 1 कूलाम्ब में हम 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन को गिनते हैं। तो कूलाम्ब कुछ नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का एक बंडल है जिसमें 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझ में आ गया होगा? अब हम बात करते हैं किसकी? एम्पियर। अब हमारे सामने जो आएगा, जो टर्म आना चाहिए वो आना चाहिए एम्पियर क्या है। अब एक चीज बताओ, एम्पियर को हमें पता है ये धारा की यूनिट होती है, और धारा का मतलब क्या है? करंट। बात समझ में आ गई? नहीं आई होगी। अब इसमें सिर्फ एक चीज ये पकड़ो, अब धारा, धारा का मतलब क्या होता है? बहना। अब ये समझना आप, देखिए, जैसे यहाँ पर इस रॉड में कुछ कूलाम्ब यहाँ पर, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है। तो जब तक ये इलेक्ट्रॉन्स स्थित हैं, मतलब रुके हुए हैं, तो जब तक आप इनको कूलाम्ब ही बोलोगे। चार्जेस है, चार्ज तो है, कुछ ना कुछ है, माइनस है, प्लस है, वो ठीक है, तो कूलाम्ब हो गया। लेकिन जब यही कूलाम्ब यानी कि इलेक्ट्रॉन जब ये धारा करने लगते हैं, धारा का मतलब क्या होता है? बहना। पानी की धारा क्या होती है? बहती है ना। तो जब ये मूव करने लगते हैं एक छोर से दूसरी छोर के ऊपर, एक डायरेक्शन में दूसरी डायरेक्शन तक, इसी को हम क्या कहते हैं? एम्पियर। तो एम्पियर इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ कूलाम्ब, फ्लो ऑफ कूलाम्ब को ही हम क्या बोलते हैं? एम्पियर। अगर कूलाम्ब जब तक ये चलेगा नहीं तब तक हम इसको एम्पियर नहीं बोल सकते, तभी हम इसको क्या बोलते हैं? धारा प्रवाह। करंट अगर बह रहा है दैट मीन्स कूलाम्ब एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं। अच्छा,
सर्किट में जो कूलम्ब होता है वो प्लस से माइनस की ओर जाता है, ये चीज याद रखना। जबकि हमने जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो माइनस से प्लस की ओर जाते हैं, जबकि सर्किट में जो करंट है वो प्लस से माइनस की ओर जाता है। ठीक है, जिसके पास चीजें ज्यादा होंगी वही तो कम की तरफ जाएगा, राइट और नॉट? ओके, अब हम देखते हैं तो एम्पियर हमने क्या डिस्कस किया है कि कूलम्ब पर सेकंड, इसको हम बोलेंगे एम्पियर को, क्या बोलेंगे? कूलम्ब पर सेकंड। इसको मतलब समझते हैं जरा, ये बताओ, कूलम्ब मैंने क्या बताया है कि ये जब मूव करने लग जाता है, जब इसकी प्रभाव होता है, तब इसको हम कूलम्ब कहते हैं। अब कूलम्ब पर सेकंड का मतलब क्या है? देखो, मान लेते हैं एक रॉड है, ठीक है, ये कूलम्ब है, इलेक्ट्रॉन्स है, कूलम्ब मूव कर रहे हैं। अब 2 पॉइंट मैं आपको यहाँ पे लगा रहा हूँ, यहाँ पर 5 एम्पियर करंट है, यहाँ पर 3 एम्पियर करंट है, यहाँ पर 1 एम्पियर करंट है। इसका मतलब पता क्या होगा कि इस पॉइंट पर, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, यहाँ पर 5 कूलम्ब आ रहे हैं। 1 मिनट में कितने कूलम्ब यहाँ से पास हो रहे हैं? सॉरी, 1 मिनट में नहीं, 1 सेकंड में यहाँ से 5 कूलम्ब पास हो रहे हैं, तब इसको बोला गया 5 एम्पियर। पॉइंट बी में यही कूलम्ब आगे बढ़ते बढ़ते अब ये कम हो गए, और ये कितने, ये सब 3 कूलम्ब पास हो रहे हैं इस पॉइंट में 1 सेकंड में, कितने? 3। और यहाँ पे सिर्फ 1 कूलम्ब पास हो रहा है 1 सेकंड में। जब कोई भी चीज चलेगी तो ये बताओ उसका जो टाइम भी तो कुछ ना कुछ होगा कि वो पास कितने सेकंड में चल रही है, जैसे स्पीड और टाइम का होता है ना, उसी तरीके से। तो हमने क्या देखते हैं कि 1 एम्पियर इक्वल टू क्या होता है? कूलम्ब पर सेकंड। प्रति सेकंड कितने कूलम्ब पासिंग हो रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? करंट बोल देते हैं या एम्पियर बोलते हैं। तो एम्पियर इज नथिंग बट द यूनिट ऑफ, एम्पियर इज नथिंग बट द बेस यूनिट ऑफ क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यानी कि जब ये कूलम्ब में पास होते हैं तो 1 सेकंड में 1 पॉइंट पर कितना कूलम्ब है, उसी को हम बोल देते हैं कि इसमें इतने एम्पियर करंट है या नहीं है। चलिए, 2 चीजें समझ ली हमने। हम जरा वोल्टेज को समझते हैं कि वोल्ट जो होता है, व्हाट इज वोल्ट। चलिए, अब हमने इसी को मान लेते हैं कि ये एक बैटरी हो गई है। नहीं, चलो अलग देखते हैं, यहाँ से लेते हैं एक एग्जाम्पल। इसको एक सेल मान लेते हैं, इसके पास ये प्लस चार्ज है, इसके पास एक ये माइनस चार्ज है। अब इसको ऐसे मान सकते हैं हम लोग कि इसके दोनों सराहने पर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, कुछ ना कुछ इसके पास जूल एनर्जी होगी या नहीं होगी, ये सुन लो। मान लेते हैं इसके पास 10 जूल एनर्जी है और इसके पास सिर्फ 3 जूल एनर्जी है। ठीक है, तो ये बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 7 जूल हुआ। तो एक तरीके से ये जो एनर्जी के यूनिट, ये जो एनर्जी है, यही है जो डिफरेंस है वोल्ट। वोल्ट का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जरा मैं आपको और समझा रहा हूँ। आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है? पोटेंशियल एनर्जी, स्टैटिक ऊर्जा। तो जब ये दोनों चीज स्थित है तो इनमें कुछ ना कुछ ऊर्जा है, तो इसमें 10 ऊर्जा, 10 जूल, इसमें 3 जूल। ये पोटेंशियल ही तो है इसका, कि इस किनारे पर कितना पोटेंशियल है? 10 जूल का, इसके पास 3 जूल का है। अब ये बताओ, अब अंतर देखो, ये 7 जूल का है। अब होता ये है, जो करंट होता है वो प्लस से माइनस की ओर क्या करेगा? जाएगा। तो जितना दोनों में अंतर बड़ा होगा, मान लो, उतना ही तो ये यहाँ पर एनर्जी होगी। तो हम क्या करते हैं, हम लोग इसी एनर्जी को, ये जो एनर्जी बहती है 7 जूल की एनर्जी, इसी एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं और इसी को हम कहते हैं कि इतने वोल्ट करंट आ रहा है। बात समझ में आया? तो जितना मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंसेस होगा उतना ज्यादा वोल्ट आएगा। अब ये बताओ, यहाँ से एक आपने एक वायर लगा दिया, एक मिनट, एक वायर यहाँ से, एक वायर आपने यहाँ से लगा के, और एक आपने यहाँ पे एक बल्ब ऐड कर देते हैं। ठीक है ना? अब जब बल्ब ऐड कर दिया तो मुझे बताओ, इससे भी 10 जूल जा रहा है और इससे जा रहा है 3 जूल। तो दोनों में डिफरेंसेस, इन दोनों में डिफरेंसेस कितना बैठ आ रहा है? इसके पास 7 जूल का डिफरेंस आ रहा, तो इसका वोल्ट कितना आएगा? 7 वोल्ट आ रहा होगा, 7 पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है।
तो इसी वजह से ये इस बल्ब को ज़्यादा रोशनी मिलेगी। अगर ऐसा केस कर दें हम, कैसा? ठीक है ना? कि इसके पास 10 जूल ही रहने दें, उसके पास सिर्फ 1 जूल। तो अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 9 जूल। तो यहाँ पर कितनी लाइट आने लग गई? यहाँ से वहाँ तक का डिफरेंस कितना है? 9 जूल का। तो उसके पास पोटेंशियल हो गया 9 जूल का। ये है वोल्ट। वोल्ट दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है? एम्पियर क्या होता है? फ्लो ऑफ कूलम्ब इन पर सेकंड। एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है। और कूलम्ब क्या है? यूनिट ऑफ चार्ज है। कूलम्ब क्या है? यूनिट ऑफ चार्ज है कूलम्ब। अब हम बात करते हैं कि पैरेलल सीरीज और सर्किट सीरीज के बारे में। पैरेलल सीरीज क्या होता है? पैरेलल का मतलब पहले समझो अर्थ क्या है? समानांतर होता है। और सॉरी, पैरेलल का मतलब होता है समानांतर, और सीरीज का मतलब होता है श्रेणी क्रम में लगाना। श्रेणी मतलब सीरीज कैसी बनती है, मुझे एक ही बता। श्रेणी जो आपकी चेन होती है वो भी कैसी होती है? एक कड़ी जुड़ी होती है, फिर उसके बगल से एक, फिर उसके बगल से एक, फिर तो सीरीज सर्किट जब भी देखोगे तो एक के साथ ही एक जोड़ा है, एक के बगल से ही एक जोड़ा है। जबकि पैरेलल का मतलब क्या होता है? समानांतर। जैसे एक लाइन ये खींच ली, फिर हमने ये खींची, तो ये दोनों रेखाएं कैसी? समानांतर है। या फिर जैसे ये है और ये आपस में समानांतर है। देखते हैं। अगर आपने सीरीज सर्किट्स, यहाँ पे एक हमने सेल ले लिया, करंट पास कर रहा है, ये इसके पास चार्जेस है। अब इसने देखो करंट दिया। आप एक चीज पहले इसका वोल्ट में समझना, ये कौन सा ज्यादा तेज जलेगा, तेज कौन सा ज्यादा जलेगा? तेज जलेगा सॉरी, आई हैव कोल्ड टुडे, स्टिल आई एम रिकॉर्डिंग दैट लेक्चर। ओके, ये बताओ, इसके पास वही है 7 जूल, इसके पास 10 जूल का डिफरेंस, 10 जूल है, इसके पास 3 जूल की एनर्जी है। वोल्टेज का डिफरेंस कितना हुआ? 7। अब ये बताओ, देखना ये तार यहाँ से गया, ये गया, ये यहाँ से कनेक्ट है। उसी तरीके से ये गया, ये गया, ये यहाँ से कनेक्ट। ये बताओ, इस बल्ब के पास दोनों सिराने कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? तो जितना वोल्टेज डिफरेंस यहाँ पर होगा, उतना ही वोल्टेज डिफरेंस यहाँ पर ही तो होगा। यस और नो? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर कितना होगा? 7 जूल। यानी कि 7 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे कि नहीं आ रहा? उसी तरीके से हम देखेंगे क्या, अगर ये तार इस तरीके से गया है यहाँ पे, और यही तार गया है इस तरीके से यहाँ पे, तो ये बताओ इसी के दिए दोनों सिराने ही, इसी से एक सिराना ये कनेक्ट कर रहा है, एक एंड ये कनेक्ट कर रहा है, तो उसके पास जितना यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस होगा, उतने वोल्टेज डिफरेंस यहाँ पर भी होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि इनके पास और इसके पास वोल्टेज डिफरेंस कैसा होगा? सेम होगा। जब दोनों के पास सेम वोल्टेज डिफरेंस है तो ये लाइट कैसी जलेगी? अच्छी खासी लाइट, यानी कि लाइट तेज जलेगी। ठीक है ना? जो प्रकाश होगा वो अच्छा प्रकाश होगा, मतलब हाई पावर में होगा। इसमें वोल्टेज देखते देखना। अब इसका ये सिराना एक इधर आ रहा है वोल्ट का, ये इससे देखें, एक सिराना इधर आ रहा है, एक इसमें कनेक्ट हो गया वोल्ट का। ये बताओ, दूसरा ये जो सिराना जा रहा है, क्या इसके पास कनेक्ट होता है? नहीं होता। डायरेक्ट इसमें कनेक्ट नहीं हो रहा, पहले इसी में कनेक्ट हो जाता है। जबकि हमें क्या चाहिए था? इसका ये दूसरा सराहना भी इसी से कनेक्ट हो जाता, तो उसके पास जो ये पोटेंशियल डिफरेंस रहता है ये सेम रहता। लेकिन अब पोटेंशियल डिफरेंस चूंकि सेम नहीं है, इस वजह से इसका जो वोल्ट होगा ये कैसा होगा? कम होगा। वोल्ट कैसा होगा? कम होगा। आगे देखते हैं। तो वोल्ट सॉरी, तो हमने इसमें क्या देखा? वोल्ट जो है वो इक्वल रहेगा। यहाँ पर वोल्ट जो होगा अनइक्वल होगा। अब करंट की बात करते हैं जरा, देखना। करंट यहाँ से जैसे कि स्टार्ट हुआ चलना, अब करंट को यहाँ से दो रास्ते मिल गए तो भाई करंट तो बहता है, जितने रास्ते मिलेंगे वो बहता जाएगा। तो एक इस साइड बह जाएगा, एक इस साइड बह जाएगा। तो क्या हम क्या करेंगे? करंट ना बराबर नहीं रहता है इसमें, ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स तो इससे तो इतने इलेक्ट्रॉन्स एक लिमिटेड मान लेते हैं कि इससे 10 कूलाम इलेक्ट्रॉन पासेज हो रहे हैं, 10 कूलाम हो रहे हैं। अब इसको दो रास्ते मिल गए तो 5 इसमें चले जाएंगे, 5 इसमें चले जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो करंट होता है वो अनइक्वल होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, या कह सकते हैं इसको लेस होता है। लेस का मतलब है यहाँ पे कम आता है। दूसरा, यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से करंट जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, यहाँ पर पहुंच गया, और वही करंट आगे बढ़ के यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पर करंट कैसा हुआ? इक्वल जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो करंट है वो
इक्वल रहेगा। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज हमने देखी थी इसकी, पैरेलल सीरीज की और डिफरेंशिएट इसका पैरेलल की एंड सीरीज सर्किट्स की। अब ये चीज देखो घर में, अच्छा दूसरा एक खासियत पता है क्या है, अगर इसका एक बल्ब आप निकाल दोगे, क्यों? क्योंकि यही इसको कनेक्टिविटी दे रहा था, तो अगर आपने एक ये वाला निकाल लिया तो ये भी अपने आप चलना बंद हो जाएगा। जबकि इसमें अगर आप ये निकाल भी दोगे तो एक ये वाला जो सर्किट है ना, ये तो पूरा हो ही रहा है ना, यानी कि इसमें तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, फिर भी अगर आप ये हटा भी दो, इसमें क्या होता है, ये वाला जैसे आपने निकाल दिया, तो ये वाला इस साइड वाला एक एंड का सर्किट तो बनता है आधा सर्किट, लेकिन जो दूसरा सर्किट है यहीं पे आके बंद हो जाता है, तो इस वजह से ये दूसरा बल्ब जलना बंद हो जाएगा। तो ये बताओ घरों में हम किस प्रकार का सर्किट यूज करेंगे? पैरेलल सर्किट, क्योंकि घर में अगर मान लो हमारा एक बल्ब भी खराब हो जाए तो दूसरा तो चलता रहता है ना, एक पंखा भी खराब हो जाता है तो दूसरा पंखा तो चलता रहता है ना, तो घर में जो हमारी कनेक्शंस होते हैं वो पैरेलल सर्किट से होते हैं। ठीक है, और जबकि जो सीरीज सर्किट होता है, सीरीज सर्किट जैसे कि शादी में जो झालर वगैरह देखते हैं ना, डेकोरेशन की जो झालर होती है, उसमें जो लड़ियां लगी रहती हैं इस तरीके से आपस की, वो सीरीज में लगी होती हैं, एक लिमिटेड अमाउंट में जलती हैं, और अगर एक इसमें से खराब हो जाए तो ये सारी की सारी ये पूरी झालर ही जलना बंद हो जाती है। तो ये था सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट। ठीक है। ये क्लोज सर्किट होता है, कॉमन होता है, ये सीरीज सर्किट हाउसेस में कॉमन नहीं होता है, ये हाउसेस में कॉमन होता है। ठीक है। अनरिलायबल वायरिंग मेथड होता है, फेलियर इफेक्ट्स ऑन डिवाइसेस, अगर एक फेल हो जाए तो सारे बल्ब फेल हो जाते हैं, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, यही जानकारी थी, थैंक यू। इसमें आगे हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक सेल। जब भी सेल की बात आएंगे तो हम ये से समझ लेते हैं कि भाई ये बैटरीज टाइप की कुछ है, यानी कि ऐसा कोई भी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करता है, वो है आपकी सेल। जनरली जो विद्युत सेल होते हैं यानी कि जो बैटरीज होती हैं, उनमें क्या होता है, धातु की दो छड़ें होती हैं, यानी कि दो दो रॉड्स होती हैं, किसकी, किसी न किसी मेटल्स की, क्योंकि मेटल ही तो सुचालक होते हैं। अब इन दो रॉड्स को आप जनरली बोलते हैं इलेक्ट्रोड, है ना, इलेक्ट्रोड, है ना, रोड रॉड इसमें आ रहा है वर्ड। अब ये जनरली दो टाइप की होती हैं, एक में एनोड और दूसरे को आप बोल देखो कैथोड। अब ये जो एनोड है, इसमें हमेशा पॉजिटिव चार्जेस को फ्लो होता है, और जो कैथोड होता है इसमें नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है। ठीक है, तो दो चीजें याद रखिएगा, इलेक्ट्रोड में जो एनोड होता है उसमें प्लस होगा, और जो कैथोड में होता है इसमें माइनस होता है। और होता ये है कि इसमें देखिए, ऐसे समझते हैं जैसे कि ये एक सेल है, इसमें अब दो रॉड होंगी। ठीक है, एक रॉड ये मान लेते हैं और दूसरी रॉड आपकी ये मान लेते हैं। इसको अगर आप कह रहे हैं, इसको हम एनोड बोल दें, इस पे प्लस चार्ज रहेगा, और इसको हम बोल दे रहे हैं कैथोड, इस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, राइट। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक ना कोई विलयन भरा रहता है। विलयन का मतलब है भाई कुछ ना कुछ केमिकल तो होना चाहिए, तब तो ये लाइट प्रोड्यूस करेगा, ये सुन लो। तो इस केमिकल को हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये होता है ऐसा कोई भी केमिकल जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में काम मतलब मददगार होता है, राइट। ये जनरली बेसिक फिनोमेना है। अब आप क्या करते हैं, एक तार आपने इससे जोड़ा, एक इससे जोड़ा, और यहाँ बीच में एक बल्ब लगाया, फैन लगाया, और ये स्टार्ट, राइट। चलिए अब देखते हैं, जनरल दो प्रकार के सेल होते हैं, प्राइमरी सेल एक होता है सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक सेल। प्राइमरी सेल में क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जैसे मैंने ये बताया। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट फिल हुआ है, जो रसायन जो केमिकल फिल हुआ है, ये डायरेक्ट क्या बनाता है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी को का निर्माण कर रहा है। इट मीन्स इसका केमिकल किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में। इसी वजह से कह रहे हैं कि रासायनिक ऊर्जा, दैट मीन्स केमिकल एनर्जी डायरेक्ट ट्रांसफर किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी में, यानी कि विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, और एक बार अगर आप इनका प्रयोग कर लेते हैं, इसके बाद ये कैसे हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे वोल्टीय सेल, लेक्लांचे सेल, डेनियल सेल और शुष्क सेल, यानी कि शुष्क सेल का मतलब होता है ड्राई सेल, भी इसी का एक उदाहरण है। अभी हम ये देखेंगे एक एक करके कि वोल्टीय सेल, लेक्लांचे सेल या डेनियल सेल क्या होता है। दूसरी बात करते हैं सेकेंडरी सेल की। सेकेंडरी सेल का मतलब एक चीज दिमाग में याद रखो, रिचार्जेबल बैटरी। रिचार्जेबल बैटरी, यहाँ पे लिखा है रिचार्जेबल सेल, जिनको आपने रिचार्ज एक बार रिचार्ज कर लिया, फिर आपने इनसे लाइट ली, अब ये फिर से खर्च हो गई लाइट, फिर आपने रिचार्ज किया, फिर से लाइट ली। तो इसमें क्या होता है, पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, मतलब कहने का मतलब क्या है, विद्युत ऊर्जा लाइट से ही तो ये चार्ज हुए हैं, तो विद्युत ऊर्जा जो स्टोर होती है एनर्जी लाइट वाली हमारी बैटरी में, वो रसायन के रूप में होती है,
और जब ये आउटपुट देती है, सप्लाई करती है बाहर की ओर, तो यही जो केमिकल एनर्जी होती है किसमें कन्वर्ट हो जाती है, विद्युत ऊर्जा में। और रिचार्जेबल बैटरीज का यही काम होता है। तो जितनी भी बैटरीज हैं, चाहे वो ट्रक की बैटरीज हो, हमारे घर में इन्वर्टर्स की बैटरीज होती हैं, इमरजेंसी लाइट में जो भी बैटरीज लगी हैं, वो सब किसका पार्ट है, वो सब सेल का पार्ट है, यानी कि रिचार्जेबल सेल है, यानी कि सेकेंडरी सेल। सीधी सी बात है, सेकेंडरी सेल मतलब रिचार्जेबल सेल। अब हम एक एक से जो हमने यहाँ पर प्राइमरी सेल्स के उदाहरण देखे हैं, जैसे कि वोल्टीय सेल, लैक्लांसी सेल, डेनियल सेल एंड शुष्क सेल, यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वोल्टिक सेल की, क्योंकि इसका निर्माण चूंकि सबसे पहले हुआ तो ये निर्माण में सबसे आसान है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसमें उन्होंने एक, मान लेते हैं, एक बर्तन तैयार किया। उस बर्तन में इन्होंने जो इलेक्ट्रोलाइट को फिल किया उसका नाम है H2SO4। H2SO4 को अगर आप देखेंगे इसको हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, कहते हैं ना कि तेजाब है, ये वही है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड इसमें आपने फिल कर दिया। एक इसमें आपने रॉड रखी, किसकी, एक रॉड ये रखी है, ये Cu का मतलब क्या दिख रहा है, Cu का मतलब हमें दिख रहा है कॉपर। क्या दिख रहा है, कॉपर। और ये हमेशा कैसा चार्ज देगा, पॉजिटिव चार्ज। ये है आपका जिंक, और ये हमेशा नेगेटिव चार्ज देगा, देखते हैं। उन्होंने एक रॉड आपने ये रखी कॉपर की, एक रखी एक जिंक की। अब ये जो कॉपर का है ये जनरली कैसे काम करेगा मुझे बताओ, ये एनोड के रूप में काम करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि इसमें ये पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये कैसा काम करेगा, कैथोड के रूप में काम करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। बात समझ में आया। तो कॉपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज देगा, ये चीज हमेशा याद रखना है। कोई भी आप सेल का निर्माण करेंगे उसमें कॉपर हमेशा पॉजिटिव के लिए रखा जाता है, और जिंक हमेशा नेगेटिव के लिए, यानी कि जिंक हमेशा कैथोड का काम करता है, ठीक है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड इसमें फिल है, तो ये एक तरीके से क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, क्योंकि ये रसायन है कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये पूछ सकते हैं कि वोल्टेक सेल में कौन सा रसायन होता है, या फिर कौन सा जो मेटल की जो छड़ होती है वो कैथोड का काम करती है, कौन सी मेटल की छड़ होती है वो इसका एनोड का काम करती है। तो एनोड का काम, एनोड मतलब कि पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब कि कॉपर। कैथोड, कैथोड का मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जिंक होता है, ठीक है। तो इसके अलावा हम क्या देखेंगे, तो ये चीज हमारी क्लियर हो गई है। और इसमें जो वोल्ट उत्पन्न होता है, ठीक है, विद्युत वाहक बल का मान कितना है, 1.08 वोल्ट, यानी कि कम होता है, क्योंकि चूंकि सबसे पहले बना था 1799 में, और एल सेंट्रो बोल्टाने से बनाया था। ये जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होती है। दूसरी है लैक्लांसे सेल। लैक्लांसे सेल, इस सेल में कांच के एक बर्तन में, अब इसमें जो बर्तन आपको दिख रहा है ये किसका है, कांच का बना हुआ बर्तन है। ये किसका है, ये कांच का बर्तन है, ठीक है। तो कांच के बर्तन में अब इन्होंने जो केमिकल फिल किया है, इलेक्ट्रोलाइट जो फिल किया गया है, वो किया है अमोनियम क्लोराइड, यानी कि नौसादर। ये जो दिख रहा है ये वाला, ये दिख रहा है इन्होंने ये नौसादर फिल किया। इस नौसादर में उन्होंने जो जड़ डाली है, एक रॉड डाली है, वो जस्ते की छड़ डाली। और जस्ता मैंने क्या बताया था, हमेशा ये कैसा चार्ज देता है, नेगेटिव चार्ज देता है या नहीं देता, ये नेगेटिव दिख रहा है। तो ये जो जस्ता ये कैसा काम कर रहा है, ये कैथोड के रूप में काम कर रहा है, नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव हमेशा कैथोड होता है। हाँ, दूसरा क्या करेंगे, अब इनको ये दूसरा, ये डालना तो है, ये दूसरी रॉड तो डालेंगे, लेकिन दूसरी रॉड उन्होंने, जैसे इसमें डायरेक्ट दूसरी रॉड डाल दी गई थी, इसमें दूसरी रॉड को डायरेक्ट नहीं रखा जाएगा। इसमें इस रॉड को पहले वो अलग से बनाएंगे, इस रॉड में क्या बनाएंगे, इसमें क्या करेंगे, एक जो ब्लैक दिख रहा है ना, ये कार्बन की एक रॉड डालेंगे, ठीक है। और कार्बन की जो रॉड होगी, इसको एक अलग से बर्तन में बंद कर देंगे, और इस बर्तन में भर दिया जाता है मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है ना, इस बर्तन में मैग्नीज। अब ये चीज यहाँ पर रखी गई है। तो यहाँ पर क्या देख रहा है, कार्बन की छड़ मैग्नीज डाइऑक्साइड व कार्बन के मिश्रण के बीच रखी रहती है। बात समझ में आ रहा है। ये जो कार्बन की जो ये जो है, इसमें जो फिल हुआ है, इसमें ये जो आपको दिख रहा है, ये मैं ब्लू से किए दे रहा हूँ, ये जो ब्लू वाला पार्ट है, ये है मैग्नीज ऑक्साइड। क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड। तो अब ये वाला जो सेल है, यानी कि मैग्नी कार्बन की रॉड है, जो कि सराउंडेड होती है, डूबी रहती है मैग्नीज ऑक्साइड में, इसको रखा गया। तो ये कार्बन यहाँ पर प्लस का साइन देता है, क्योंकि जस्ता तो एक रहेगा, दूसरी रॉड किसकी रहेगी, कार्बन की रहेगी, ठीक है। और दो किसमें डूबी रहती है, मैग्नीज ऑक्साइड में। अब जनरली ये है कि क्वेश्चन यहाँ पे कहाँ कहाँ से पूछेगा, कि पहली बात तो यही पूछेगा कि ये इसमें कौन, किस किस धातु की दो रॉड डलती हैं। तो याद रखना, लैक लांसे में काला दिख रहा है ना, काला इसमें वर्ड आ रहा है, तो उसमें काली रहती है, यानी कि कार्बन की रॉड रहती है एक। और कार्बन की जो रॉड रॉड रहेगी वो किस में डूबी रहेगी, मैग्नीज ऑक्साइड में। और ये किसका, प्लस का काम करती है, यानी कि एनोड का काम करेगी, ठीक है। हाँ,
दूसरी बात है ये दोनों रोड्स किसमें डूबी रहती हैं दोनों सेल्स, तो आप बोलोगे नौसादर यानी कि अमोनियम क्लोराइड में। दूसरी बात ये कि इनका प्रयोग कहाँ-कहाँ पे होता है? जहाँ रुक-रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, वहाँ-वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाएगा। कहने का मतलब है जैसे कि आपने एक रिंग लगा दी, जैसे घंटा घर में घंटी होती है, इसको हर 1 घंटे में बजना होता है, तो कुछ उसमें कुछ मोटर वगैरह फिट तो होगी, अब वो किससे चलनी है? लाइट वगैरह से चलनी है कि नहीं चलनी है? तो उसमें इस प्रकार का आप सेल लगा सकते हैं, फिट कर सकते हैं, जिससे कि टाइम टू टाइम एक निश्चित इंटरवल में ये रिंग करती रहे। जैसे विद्युत घंटी, इलेक्ट्रिक घंटी होती है ना, अपने आप से बजती रहे। टेलीफ़ोन आदि में क्या इस्तेमाल होता है? लैक-लान से। याद करने का तरीका बता दिया, लैक-लान से देखो, लैक-लान से का मतलब कैसे याद रहेगा कि रुक-रुक कर चलने वाली, लैक लैक हो जाता है ना, लैक करके कोई चीज़ चलती है तो रुक-रुक कर चलती है। वो लैक-लान से में लैक-लान से काला, 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 तो ये किसमें? कार्बन की छड़ रहेगी। दूसरा आता है ड्राई सेल का मतलब है शुष्क सेल। अब इसमें चूँकि नाम आ गया शुष्क, तो यहाँ पर जो ये केमिकल बार-बार हम यहाँ पर देख रहे थे, जैसे इसमें हमने क्या केमिकल देखा था? नौसादर, अमोनियम क्लोराइड। इसमें देखा है सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये ना रह के ये जो ड्राई होता है। अब चूँकि ये ड्राई होता है तो फिर इसमें क्या होता है? इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग नहीं होता, कोई विद्युत अपघट्य विलयन का प्रयोग नहीं होता है और शुष्क अवस्था में रहता है, यानी कि ड्राई अवस्था में। इसमें जस्ते का एक बर्तन होता है। अब देखो एक चीज़ ये समझो, यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर ये जो बर्तन ले रहे थे, ये बर्तन किसका ले रहे थे? ये बर्तन ले रहे थे हमेशा उस अ, काँच का। इसमें क्या करते हैं, ये बर्तन ही जो लेते हैं, यही जस्ते का बर्तन है। जिंक बीकर। बात समझ में आ रहा है? बीकर मान लो या बर्तन मान लो, चलो जिंक का बर्तन मान लेते हैं। अब चूँकि ये जिंक का बर्तन हो गया है, मुझे एक चीज़ बताओ, तो सीधी-सी बात है जिंक हमेशा कैसा ये बर्तन ही नेगेटिव चार्ज देगा और ये कैसे काम करेगा? कैथोड की तरीके से काम करेगा। तो अब ये बर्तन में से जो नेगेटिव करंट पास मतलब नेगेटिव चार्जेस होगा होगा इसमें, तो हमें सिर्फ़ इसमें पॉज़िटिव चार्ज लगाना है। तो पॉज़िटिव चार्ज के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक जस्ते का बर्तन होता है जिसमें मैग्नी डाइऑक्साइड, अमोनियम, अब इसमें क्या-क्या चीज़ें भरी होती हैं? इसमें जो चीज़ें भरी होती हैं, एक तो भरी होगी मैग्नीज डाइऑक्साइड, दूसरी इसमें भरी होती है अमोनियम क्लोराइड, जिसको आप नौसादर बोलते हैं, ठीक है? अब इसमें क्या करेंगे, कार्बन की एक जो छड़ होती है, कार्बन रॉड होता है, ये इसमें डाल दिया जाता है। ये हो गया आपका कार्बन रॉड, ठीक है? ये क्या हो गया? कार्बन रॉड। अब इसमें डाल देते हैं, तो जो कार्बन रॉड होगा वो प्लस का काम करेगी, जिंक अपने आप में माइनस का काम कर ही रहा है, तो बस इस तरीके से ये बन जाता है ड्राई सेल, ठीक है ना? हाँ। अब इसमें जस्ते का एक बर्तन होता है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, कार्बन आदि का मिश्रण भरा होता है। इस मिश्रण के बीच में कार्बन की छड़ रखी होती है, ये रखी है कार्बन की छड़ एनोड का काम करती है। सीधी-सी बात है, ये एनोड का काम तो करेगी क्योंकि ये कैसा है? प्लस चार्ज का देगी। अच्छा, अब इसमें जो वोल्ट उत्पन्न होता है वो कितना होता है? 1.5 वोल्ट। इसमें भी ये जो लैक्लांसी सेल है इसमें भी कितना वोल्ट उत्पन्न होता है? 1.5 वोल्ट और सबसे कम किसमें उत्पन्न होता है? वोल्टिक सेल में 1.08। इसका प्रयोग कहाँ-कहाँ पे होता है ड्राई सेल? जो भी सेल होते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं अपने फ़िलिप्स का रेडियो आते थे उसमें डालते थे, टॉर्च में सेल, ट्रांजिस्टर्स में, रेडियो में सेल डाले जाते हैं, वो सब ड्राई सेल का उदाहरण हैं। चलिए, अब हम ये देख लेते हैं, ये छोड़ो, कुछ सेलों में विद्युत वाहक बल कैसे होता है? तो वोल्टीय सेल में 1.08 वोल्ट होता है, डेनियल सेल में 1.08 वोल्ट होता है, ड्राई सेल में 1.5, लैग्रांज सेल में भी 1.5 होता है। जो सीसा लेड वाला होता है उसमें ज़्यादा होता है, 2 पॉइंट मतलब 2 वोल्ट होता है और जो 6 सेल वाली कार बैटरी होती है उसमें पूरे 12 वोल्ट का करंट होता है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी हमें। अब हम बात करते हैं विद्युत चालन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें एग्ज़ाम के पर्पज़ से हम सिर्फ वो याद रखना है, एक फ़ॉर्मूला याद रखो बस। वीर जानते हो ना, वीर हिंदी में लिखते हैं, तो ये फ़ॉर्मूला आसानी के साथ V इक्वल टू आई आर, ये याद रखो। अब यहाँ से जो V है ये है वोल्ट, I का मतलब होता है एम्पीयर यानी कि रेजिस्टेंस, I का मतलब क्या हो गया आपका यहाँ पर, एक मिनट, I मतलब धारा यानी कि ये रेजिस्टेंस हो गया, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, एम्पीयर है यार, ये ये है आपका एम्पीयर I से यानी कि धारा और R से है आपका ये रेजिस्टेंस, ठीक है, वीर। और ये अब आगे फॉर्मूला में हम काम दे सकते हैं। इसी से हम R इक्वल टू V अपॉन I भी बना सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमें याद रहेगा तो हम इसका रिलेशन बता देंगे, ठीक है? तो ये रेजिस्टेंस हो गया। अब सीधी सी बात है, अगर रेजिस्टेंस अगर अधिक होगा तो वोल्ट कैसा, तो ये जो रेजिस्टेंस अगर अधिक होगा तो ये जो I यानी कि ये एम्पीयर है ये कम होगा।
ये क्लियर सी बात है। किसी चालक का बाह्य गुण जो उसमें प्रवाहित धारा का विरोध काम करता है, उसमें प्रतिरोध कहलाता है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक में गतिशील इलेक्ट्रॉन अपने मार्ग में आने वाले इलेक्ट्रॉन, ये छोड़ो, जो बता रहा हूँ बस उतना समझो। ये रिलेशन याद रखना है। ये वाला याद रखो, इससे क्लियर हो जाएगा। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम होता है, जिसका साइन ये दिख रहा है आपको, है ना? इस तरीके से कुछ चलेगा, इस तरीके से, है ना? ये एक्चुअली में ऐसा होता है और ऐसा भी लोग बना देते हैं इसको, ऐसा। चलिए, चालक, अच्छा, अब ये जो रेजिस्टेंस है किस पे डिपेंड करता है? सीधी सी बात है, चालक पदार्थ की प्रकृति पर, जैसा पदार्थ होगा वैसी मतलब रेजिस्टेंस होगा। अगर मान लोते हैं कॉपर है, तो कॉपर सुचालक होता है, तो इसमें रेजिस्टेंस कम होगा। चालक के ताप पर, अब अगर प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उसके ताप पर निर्भर करता है। ताप बढ़ने पर चालक का, जैसे जैसे आप ताप बढ़ाते जाओगे तो प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा। भाई सीधी सी बात है, जैसे गर्मी होती है, तो गर्मी में वायर जो होती है वो गर्म होने लग जाती है कि ज्यादा कि नहीं, तो वो करंट कम पास करती है। इसी वजह से कहते नहीं है कि ओवरलोड हो रहा है करंट। क्यों? क्योंकि ज्यादा गर्मी पड़ती है तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। क्यों डिस्टर्ब हो जाती है? क्योंकि ताप बढ़ेगा तो उसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है, और जो एम्पियर, जो करंट फ्लो होता है, वो कम हो जाता है। चालक की लंबाई पर भाई जितना ज्यादा दूर तक ये जाएगा, ये वायर रहेगा, उतना ही रेजिस्टेंस उसका हाई रहता है। सीधी सी बात है, और उसका जो एम्पियर फ्लो है वो कम होगा। ठीक है। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर होता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इन्वर्सली रिलेटेड होता है। अर्थात मोटाई बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध घटता है। मोटाई बढ़ने पर चालक का जो प्रतिरोध होता है घटता है, यानी कि भाई सीधी सी बात है, ये है कि अगर इतना मोटा एक तार है, तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन पास होगा वो ज्यादा होगा। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन, यानी कि कूलम्ब पास ज्यादा हो रहा है, दैट मीन्स इसका एम्पियर अधिक हो गया। यानी कि अगर एम्पियर अधिक है तो ये क्लियर सी बात है कि जो रेजिस्टेंस होगा वो तो कम ही होगा ना। तो जितनी मोटाई बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम। इसी वजह से जनरली हम पतली डोरी ना लगा के, घर में पतली जो वायर सकती हैं उन्हें न लगा के, मोटी वायर ज्यादातर प्रेफर किया जाता है लाइटिंग के टाइम पे। तो ये चीज याद रखिएगा। ये हमें कुछ नहीं देखना है आगे। हाँ, ये विशिष्ट प्रतिरोध का जरा देख लेते हैं। जैसे चांदी है, तो चांदी सुचालक माना जाता है, तो इसका प्रतिरोध क्षमता सबसे कम होगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 होगा, है ना? इस वजह से ये प्रतिरोधक कम होता है। एल्यूमिनियम भी कम होता है, लोहा भी कम होता है, इसी वजह से इनसे करंट अच्छे से पास हो पाता है। पारा, नाइक्रोम, जर्मेनियम, लकड़ी, ये सब देख सकते हैं। चलिए, कंडक्टेंस ये सब छोड़ो। अब ये है, इसमें हमें देखना है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने आपको पहले पढ़ाया है, और सीरीज कॉम्बिनेशन इसी वीडियोस में हमने कवर किया है ना पहले। तो इसमें बस इतना देख लो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्यों ये करंट, जो हमारा जो फिक्सिंग होता है सीरीज में, मान लो एक बल्ब फिर दूसरा बल्ब, इसी से ऐसा क्यों जोड़ देते हैं? इसका कारण यही है कि अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा। अगर हमें अधिक रेजिस्टेंस प्राप्त करना है, रेजिस्टेंस हमें कैसा चाहिए? हाई, तो हम उनको सीरीज में जोड़ेंगे। इसी वजह से इसका, क्योंकि सारा रेजिस्टेंस इनका जो जैसे मान लो ये R1 R2 होगा, R3 होगा, तो ये सारा रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है, क्योंकि एक ही वायर से कनेक्शन होता है इनका ना। तो इस वजह से इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है? ऐड हो जाता है। तो अगर आपको रेजिस्टेंस अधिक चाहिए तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़िए। जनरली आप देखते हो घर में जो झालर होती है, ये जो डेकोरेशन में जो शादी वाले आते हैं, जो डेकोरेट करते हैं, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि उनको रेजिस्टेंस अधिक चाहिए। रेजिस्टेंस अधिक का मतलब ये है कि भले चमक ना मारे, लेकिन उनकी जो लड़ी होती है, जो झालर होती है, वो फूके भी नहीं, मतलब वो खराब भी ना हो। इसी वजह से उनको रेजिस्टेंस हाई चाहिए, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। और जबकि जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, हमें इसमें रेजिस्टेंस कम चाहिए होता है। अगर आपको रेजिस्टेंस न्यूनतम चाहिए है, तो यहाँ पर क्या होता है, हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होता है तभी तो एम्पियर करंट अच्छे से फ्लो कर पाता है। तो यहाँ पे दिख रहा है, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए संयोजन का प्रयोग करते हैं, और इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी नहीं है, बस दो चीज याद रखना कि अगर आपको रेजिस्टेंस अधिक चाहिए है तो वो सीरीज वाला, उससे याद रख लेना। वो शादी में डेकोरेशन वाले आते हैं, वो क्या सोचते होंगे कि हमें अपना ये जो जो भी डेकोरेट कर रहे हैं वो चीजें हमारी खराब ना हो जाए, इस वजह से इनमें रेजिस्टेंस बना रहा है, तो ज्यादा करंट पासेज ना हो जाए। और घर में हमें चाहिए होता है लो रेजिस्टेंस, घर में लो रेजिस्टेंस चाहिए। वैसे भी घर में हमारा लो रेजिस्टेंस जरूरी है। फैमिली मैटर्स में भी सोचते हैं कि लो रेजिस्टेंस ही रहे, तो घर में हमारा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज, तो हमें चाहिए इसमें लो रेजिस्टेंस। ओके। और श्रेणी क्रम सीरीज में क्या रहता है भाई? सीरीज का मतलब ही है हाई रेजिस्टेंस। चलिए, आगे देखेंगे। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक पावर। चलिए, जैसे देखो, आपने पीआईवी का नाम सुना है, जो भी प्रिपरेशन करते हैं, तो इसको याद रख लो। पी आई वी, इसमें ये लगा दो। पी से पावर, आई से वही एम्पियर हो गया, और विभवांतर यानी कि वोल्ट हो गया। पावर का यूनिट क्या होता है? वाट होता है।
धारा की यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है, विभवांतर की यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। ये फॉर्मूला याद रखना। अब दो फॉर्मूला याद रखने हैं, एक तो पी आई वी और वी इक्वल टू आई आर। अब इसका जरा फॉर्मूला हम देख लेंगे। ये एक चीज और आप याद रखो, या तो आप ये वाला फॉर्मूला रटो, वी आई टी अपॉन विट अपॉन 100, या फिर इसका एक तरीका ये है कि इसको हम लॉजिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि 1000 किलोवाट में ये जो 1000 यूनिट दिख रही है, ये मतलब क्या होता है? 1 किलोवाट है। तो 1 किलोवाट या 1000 वॉट पे 1 यूनिट बिल होता है। ये जैसे हम घरों में कहते हैं कि 1 यूनिट बिल आया, यानी कि जब आपने 1000 वाट जला लिए होंगे तब 1 यूनिट बनी है। 1000 वाट का मतलब है 1 किलोवाट अगर आपने जला लिया तो 1 यूनिट बनी है। तो जब भी अगर ये पूछे कि इतने यूनिट पे पैसा लगता है, उदाहरण हम चलो देख लेते हैं। यही देखते हैं कि ये उदाहरण, ये हाँ ठीक, चलिए एक 200 वॉट के विद्युत बल्ब को प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाए तो प्रतिदिन कितने यूनिट विद्युत खर्च होगी? अब ये मुझे एक चीज बताओ, ये कह रहे हैं कि 200 वाट का बल्ब है, वो 5 घंटे जला रहा है, तो 1 घंटे में 200 वाट, तो 5 घंटे में 5 दूनी 10, 1000 वाट बन गया। तो 1000 वाट में कितना बना? 1 किलो वाट बना। तो मैंने क्या बोला था? 1000 वाट में कितना यूनिट होता है? 1 यूनिट होता है। तो 1 यूनिट आ गई कि नहीं आ गई? राइट। अब उसी तरीके से जैसे इसका ये सॉल्व करते हैं, हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ये बताओ, ठीक है, कह रहा है 220 वोल्ट का पर 5 एम्पियर धारा कोई विद्युत हीटर खर्च करता है, लेता है, और उसे 5 घंटे तक चलाया जाता है, तो कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च होगी? अब जरा ये समझ, ये बताओ, 220 वोल्ट पे, तो ये वोल्ट का मतलब क्या हो गया? पावर ही तो है, और 5 एम्पियर का करंट जा रहा है तो उसमें, तो 220 इंटू कितना करोगे? 5, और इंटू 5, तो पहले ये कर लो 220 इंटू 5, तो ये जो बनेगा ये 5, 0, 5 10, 1100 इंटू 5, तो ये कितना होएगा? 5500। ये हो गया 5500 यूनिट, 5500 वॉट। अगर हमें इसको यूनिट में कन्वर्ट करना है तो 1000 वाट में होती है ना एक यूनिट, तो 1000 से डिवाइड कर दो, तो 3 संख्या के बाद पॉइंट आएगा, तो 5.5 यूनिट ये हो गया। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, अब जैसे देखना ये वाला फॉर्मूला, जैसे अब ये चलो हटाते हैं, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका अब आपको मैं ये बता रहा हूँ क्या, देखो ये क्या है? अभी हम क्या पढ़ के आए? हमारे पास सिर्फ दो फॉर्मूला है, एक है वी इक्वल टू आई आर और एक इक्वल टू पी आई वी। अब ये बताओ, ये जो दिख रहा है ये तो वी हो गया, ये हो गया हमारे पास आई, तो हम इससे पावर नहीं निकाल सकते क्या? हम इससे वाट नहीं बना सकते? ये बताओ, हम इससे वाट बना सकते कि नहीं? जो 220 इंटू 5 कितना हो रहा था हमारा? ये 1100, है ना, 1100 वॉट हो गया। अब 1100 वॉट की कोई चीज कितने 5 घंटे तक चल रही है, तो इंटू 5, तो कितना हो गया? 5500 यूनिट हो गया, इक्वल टू 5500 वॉट, यानी कि 5.5 यूनिट। तो यही दो फॉर्मूला जो हमने आपको बोला याद करने को, इसी से हम निकाल सकते हैं। बस इतना, आपको थोड़ा प्रैक्टिस, एक दो क्वेश्चन का सॉल्व कर लो, और ये क्वेश्चन इनमें से आजकल यूपीपीसीएस में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने लग गए हैं। राइट। तो ठीक है, अब हम यहीं तक, ये जो हमारा जो टॉपिक था, ये इलेक्ट्रिक करंट, हमने यहीं पे खत्म करते हैं। जो भी अब चीजें होगी वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। थैंक यू।